नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, मशहूर गायिका लता मंगेशकर कोरोना संक्रमित हो गई है। जी हां, 92 साल की उम्र को देखते हुए लता मंगेशकर को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहले घर पर ही इलाज होने की बात कही जा रही थी, लेकिन 92 साल की उम्र को देखते हुए उन्हें अस्पताल में इलाज करने के लिए कहा गया और अब जैसा डॉक्टर्स बता रहे हैं उनकी रिकवरी हो रही है। हमारे संवाददाता साहिल जोशी हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। साहिल, इस वक्त जाहिर सी बात है सभी दुआ कर रहे होंगे लता मंगेशकर के लिए, लेकिन जो उम्र है 92 साल उनकी उम्र है, इसे देखते हुए खास ख्याल भी रखना जरूरी है और ये बेहतर हुआ कि उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया। इसी के मद्देनजर मेरी उनके परिवार से बात हुई है और उनका ये कहना है कि उन्हें काफी माइल्ड सिम्टम्स थे, जिसके वजह से पहले तो परिवार ने सोचा था कि उन्हें ही ट्रीटमेंट दी जाए इसको लेकर, लेकिन डॉक्टरों की सलाह पर, क्योंकि उम्र दराज जो लोग हैं और खास करके जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज होती है, वो देखते हुए उन पर लगातार ध्यान रखना जरूरी होता है। कोविड की स्थिति है और कोविड का वायरस किस तरीके से आपको अफेक्ट करेगा, इस पर ध्यान रखना काफी जरूरी होता है और इसीलिए ब्रीच कैंडी में आईसीयू में उनको भर्ती किया गया है ताकि उनकी जो पैरामीटर्स है उस पर लगातार ध्यान रखा जा सके। डॉक्टर्स ने यह भी कहा है कि वो रिकवर हो रही है और उनकी तबीयत पर लगातार ध्यान रखा जाएगा। परिवार ने यह भी कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है और सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। जो ब्रीच कैंडी अस्पताल है जहां पर लता मंगेशकर रहती है, मुंबई के पेडर रोड पर, वहां से कुछ ही मिनटों की दूरी पर है और इसीलिए उन्हें वहां पर भर्ती किया गया और आईसीयू में इसीलिए उनको वहां पर रखा गया। मेरी जो परिवार से बात हुई है उसके आधार पर ये जानकारी हम दर्शकों के सामने रखें। बिल्कुल जाहिर से बात है और लता मंगेशकर साहिल, चूंकि आप भी जानते हैं कि न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में उनका नाम है, तो जाहिर सी बात है लोग ये खबर सुनकर थोड़े चिंतित हो रहे होंगे। इसलिए आपसे एक बार फिर से जानना चाहूंगी मैं कि उनकी सेहत को लेकर ज्यादा चिंता की तो ऐसी कोई बात नहीं? नहीं, फिलहाल तो परिवार का कहना है कि सेहत को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। उनकी वो जो जब कोविड पॉजिटिव आई वो कल, उसके बाद पहले ये सोचा गया कि क्या उन्हें घर पे ही ट्रीटमेंट दी जा सकती है, क्योंकि मुंबई में 90% तक केसेस ऐसी हैं कि जो माइल्ड है या असिम्टोमेटिक है पूरी तरीके से, जिन्हें होम आइसोलेशन और घर पे ही ट्रीटमेंट की सलाह दी जा रही है। लेकिन चूंकि उनकी उम्र 92 साल की है, उनकी कोमॉर्बिडिटीज का ख्याल रखते हुए जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक फिर तय किया गया कि अस्पताल में उन्हें भर्ती किया जाएगा और आईसीयू में इसलिए भर्ती किया गया है ताकि उन पर लगातार ध्यान रखा जा सके। डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही ये कदम परिवार ने उठाया और परिवार का कहना है कि चिंता की कोई बात नहीं है और वो जल्द ही इससे रिकवर हो पाएगी। जी, परिवार वालों से बातचीत में साहिल, क्या उन्होंने बताया कि पहले से, क्योंकि इस उम्र में जैसा आप भी जानते समझते हैं कि कई तरह की बीमारियां हो ही जाती है, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो, तो और ऐसे लोगों को खास ख्याल रखना पड़ता है, खास करके कोविड के दौरान जो है इनकी समस्याएं परेशानियां थोड़ी बढ़ जाती है। तो कोई ऐसी मेडिकल हिस्ट्री उनकी रही है? देखिए, जो उम्र के हिसाब से जो आमतौर पर मेडिकल हिस्ट्री होती है उसी तरीके से उनका भी सेहत ये रही है। आजकल हालांकि वो बहुत ज्यादा पब्लिक में नहीं जाती है, कोई भी पब्लिक फंक्शन वो ज्यादातर अटेंड नहीं करती है, अपने घर पर ही ज्यादातर रहती है। हालांकि सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहती है, लेकिन मिलना जुलना उनका काफी कम रहा है। वो भी जाहिर सी बात है उम्र के हिसाब से, और कहीं जाना आना भी उनका काफी कम हो गया है। और खास करके कोविड की स्थिति में तो उन्होंने अपने घर पर ही रहना ज्यादा पसंद किया था, जिस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस है और बाकी सारी चीजों का ख्याल रखते हुए। बिल्कुल, इसलिए जी बिल्कुल आगे भी आपसे हम अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। तो कोरोना की चपेट में कौन कौन सी बड़ी हस्तियां आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। लता मंगेशकर आपको हमने बताया, साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा वो भी कोरोना पॉजिटिव है, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री वो है, राधा मोहन सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री, ये सभी जो बड़ी हस्तियां हैं कोरोना संक्रमित है। और जैसा कि आपको हम अगली खबर भी बताने जा रहे हैं, यूपी चुनाव से जुड़ी हुई। तो बड़ी खबर जैसा कि आपको हम बता रहे हैं, यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की मैराथन तैयारी शुरू हो गई है। आज दिल्ली में उम्मीदवारों का नाम फाइनल करने को लेकर बैठक हो रही है।
बैठक में शामिल होने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री और यूपी बीजेपी अध्यक्ष यानी कि स्वतंत्र देव सिंह दिल्ली पहुंच चुके हैं। बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष, यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और सुनील बंसल बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं। 14 जनवरी के पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। इसे देखते हुए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 15 से 16 जनवरी को ला सकती है। ये खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक 58 सीटों के दावेदारों के नाम सोमवार शाम लखनऊ में चुनाव अभियान समिति की बैठक में तय हो चुके हैं। कई सीटों पर 2-2 नाम भेजे गए हैं। आज इस पर मुहर लगने की उम्मीद है। और आपको बता दें कि जैसा कि हम बता रहे थे कि कोरोना पॉजिटिव जेपी नड्डा भी हो चुके हैं, इसीलिए वो वर्चुअली इस बैठक में जुड़ेंगे और उसके बाद इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी बैठक बीजेपी की यहां दिल्ली में चल रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। और ये बड़ी बैठक होने के बाद आपको बता दें कि 15-16 जनवरी को नामों का ऐलान हो जाएगा और फाइनली नाम पर आज मुहर लगेगी। देखिए 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में अमित शाह जब पहुंचे इस बैठक में, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी यहां पर पहुंचे और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं बीजेपी दफ्तर इस बैठक के लिए। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, क्या लगभग वो नाम तय हो चुके हैं? आखिरी मुहर यहां पर एक बार आखिरी कह लें कि मंथन आज होना है यहां पर? देखिए श्वेता, आज आखिरी मंथन नहीं है, लेकिन जो स्टेट से 3 नाम आए हैं एक सीट पर, उसको स्क्रूटनाइज किया जाएगा। उसको एक सीट पर 1 नाम या 2 नामों पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद जो है चुनाव समिति की अगली बैठक जो होगी उसके अंदर नामों पर मोहर लगेगी। लेकिन इतना जरूर है कि जो प्रदेश से नाम आए हैं उसकी स्क्रूटनी की जा रही है और पार्टी का जो फीडबैक है, जो नाम प्रदेश से आए हैं उनको लेकर डिस्कशंस हो रहा है। पार्टी ने इंटरनल सर्वे करवाए हैं, उस पूरी रिपोर्ट और फीडबैक के आधार पर जो है ये कंसल्टेशन हो रहा है और उसी आधार पर जो है स्क्रूटनी हो रही है, जिससे कि हर सीट पर 1 नाम हो। अगर बहुत ज्यादा नामों पर चर्चा है तो उस पर 2 नाम हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सीटों पर 1 नामों को लेकर ही केंद्रीय चुनाव समिति के अंदर जो है वो जाया जाएगा उत्तर प्रदेश को लेकर। और इसीलिए केंद्रीय कोर ग्रुप जो है यूपी से रिलेटेड, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, जेपी नड्डा खुद इस बैठक के अंदर वर्चुअल जुड़े हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोविड पॉजिटिव हैं, वो भी जो है वो वर्चुअल जुड़े हैं इस बैठक में। तो एक तरीके से स्क्रूटनाइज किया जा रहा है नामों को जो प्रदेश की तरफ से भेजे गए हैं। और उसके बाद जो है केंद्रीय चुनाव समिति जो बीजेपी की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बीजेपी के नेता होंगे, जेपी नड्डा होंगे, राजनाथ सिंह होंगे, अमित शाह, नितिन गडकरी, बीएल संतोष वो रहने वाले हैं और अन्य चुनाव समिति के जो सदस्य हैं जिसमें शिवराज सिंह चौहान वो रहेंगे और उसमें ये नाम फाइनल होंगे। लेकिन इतना तय है कि स्क्रूटनाइज करके ये मैसेज जरूर चला जाता है जिन सीटों पर 1-1 नाम होता है उनको उम्मीदवारों को कि आप अपनी तैयारी कीजिए, अपना नॉमिनेशन के लिए जो भी इंतजाम करने हैं, जो आपको जरूरी चीजें करनी है उनको आप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको जो है वो पार्टी इस विधानसभा से लड़ाने जा रही है। जिन सीटों पर 2 नाम होते हैं उनको लेकर चुनाव समिति में जाया जाता है और उसको लेकर फैसला होता है। तो एक तरीके से अभी 3 से 4 दिन जो लगेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि स्क्रूटनाइज करने का जो प्रोसेस है वो बीजेपी ने शुरू कर दिया है। बिल्कुल हिमांशु, आप बने रहे, आपसे और हम जानकारी लेंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। यह सारे के सारे लोग सारी मर्यादा को भूल करके गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, जो भी इस प्रकार के लोग हैं वो समाजवादी पार्टी की शरण में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से 2022 के चुनाव में करारा जवाब देगी। फिर 300 से अधिक कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी, सपा, बसपा, कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह से साफ होगा। हिमांशु बने हुए हैं हमारे साथ। हिमांशु, जाहिर सी बात है अभी सभी पार्टियां जो है वो दम अपना ठोक रही हैं और बता रही हैं कि पूरी तरह से वो तैयार हैं चुनाव के लिए और वही जीतेंगी। लेकिन इस बीच ये बताइए कि तमाम तरह के आज जो मंथन वहां पर हो रही है, आज जो बैठक वहां पर हो रही है दिल्ली में, इसमें तमाम तरह के हर सीट को लेकर के चूंकि नामों का ऐलान वहां पर होना है और तय होना है वहां पर, तो सभी तरह के समीकरणों को देखते हुए उसके बाद वहां पर उस नाम को रखा जाएगा। प्रदेश की तरफ से जो नाम आए हैं वो सभी समीकरणों को देखा गया है।
अब केंद्र में जो बीजेपी है उनका फीडबैक, उनके सर्वे क्या कहते हैं, जो प्रदेश से नाम आए हैं उसको लेकर कंसल्टेशन है, उसको लेकर चर्चाएं होंगी और उसके बाद ही जो है अगर एक सीट पर 3 नाम है जैसे मैंने आपको बताया तो उसको स्क्रूटनाइज किया जाएगा। कोशिश ये रहेगी कि उस सीट पर एक ही नाम रहे जो सबसे ज्यादा जिस उम्मीदवार के अंदर जीतने की क्षमता है या जिसको लेकर फीडबैक अच्छा है वो नाम रहे। हो सकता है एक सीट पर 2 नाम बहुत कम रहते हैं क्योंकि पार्टी पहले ही चाहती है कि केंद्रीय चुनाव समिति में जब नाम जाए तो एक सीट पर एक ही रहे, 2 की संभावनाएं जो है वो कम हो। लेकिन फीडबैक और सारी चीज़ों को लेकर कंसल्टेशन और साथ ही साथ एक बड़ी चीज़ इस बैठक में ये जरूर तय होगी क्योंकि 15 तारीख तक जो है किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार को लेकर रोक है, तो आगे पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या रहती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन 15 तारीख के बाद जो है एक बार फिर से देखेगा, रिव्यू करने के बाद बताएगा कि किस तरीके से जो है चुनाव प्रचार आगे हो सकता है या नहीं हो सकता। जो चुनाव प्रचार के आम माध्यम है, रैलीज है, रोड शो है, उसके बाद अगर ऐसी रिस्ट्रिक्शन रही तो फिर पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, किस तरीके से वर्चुअल रैलीज होंगी, किस तरीके से कार्डर्स को जोड़ा जाएगा, किस तरीके से आम जनता तक पहुंचा जाए। चलिए ठीक है, ये सारी चीजों को लेकर आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच आपको हम बता दें कि रैलियों पर रोक लगने के बाद बीजेपी ने घर घर जाकर प्रचार करने की रणनीति अपनाई है। आज लखनऊ में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इसकी शुरुआत की। बालू अड्डा पहुंचकर स्वतंत्र देव सिंह ने घरों पर बीजेपी का स्टिकर लगाया और पत्र भी बांटा जिसमें बीजेपी सरकार में किए गए कामों की विस्तार से जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनाव का तमाम कार्यभार संभालते हुए स्वतंत्र देव सिंह यहां पर आज पहुंचे और आज एक नए अभियान की यहां शुरुआत हुई है जिसमें वो घर घर पहुंच करके बीजेपी का स्टिकर भी बांट रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं। ये देखिए महिला को टीका लगाते हुए, और ये देखिए घर में ये शुरुआत की है उन्होंने, ये स्टिकर लगाया उन्होंने घर पर बीजेपी का और लोगों को एक पत्र भी दिया। ये बाकायदा मास्क वितरण हो रहा है, मास्क भी दिया जा रहा है, बीजेपी का स्टिकर भी लगाया जा रहा है और लोगों से घर घर जाकर मुलाकात भी की जा रही है। ये विशेष अभियान आज से बीजेपी का शुरू हुआ है। घरों में बीजेपी का स्टिकर और झंडा लगाने का आग्रह किया जा रहा है। दूसरे राज्य से भी बुलाए जा रहे हैं प्रचारक ताकि इस अभियान को और जोर मिल सके। आपको बता दें कि डोर टू डोर कैंपेन की कड़ी में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक हजरतगंज की गंज सोसाइटी में पहुंचे और इस सोसाइटी में सरकारी विभागों में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या फिर मध्यम वर्गीय परिवार रहते हैं। ब्रजेश पाठक ने अभियान की शुरुआत एक टेलर की दुकान से की है। मंत्री जी ने टेलर के पास पहुंचकर सिलाई मशीन पर भी अपना हाथ आजमाया। देखिए किस तरह से वो यहां सुई में धागा लगाकर और ये देखिए रील लगा रहे हैं और टेलर की दुकान से इन्होंने शुरुआत की, तिलक लगाया, अभिवादन किया उनका। देखिए वहां पर तमाम जो लोग हैं उनको तिलक लगाया जा रहा है और उसके बाद घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन के तहत लोगों से मुलाकात की जा रही है। तो 5-5 कार्यकर्ताओं की टोली बाकायदा बनाई गई है जिसमें नेता मंत्री बीजेपी के देखिए यहां पर पहुंचे और स्वतंत्र और यहां पर बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की है। आज कैबिनेट मंत्री रहे ब्रजेश पाठक जी यहां पे विक्रमादित्य मार्ग का ये मोहल्ला है, यहां पर लोगों से संपर्क करने के लिए आए हैं। ये लाडले टेलर्स है, लाडले टेलर्स पे मंत्री जी खुद ही आए और बात करने लगे। सर ये क्या मशीन चलाने लगे आप? तो ये हमारा मोहल्ला है और यहाँ हम घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं। जो कोरोना की गाइडलाइन चुनाव आयोग ने दी उसके तहत जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र प्रदेश सरकार के लाभार्थी हैं उनको हम तिलक लगाकर, चंदन लगाकर का आशीर्वाद ले रहे हैं और सभी घरों से निकल करके लोग, सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग, सभी वर्गों के लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। और जब परिणाम आएगा तो आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से भी अधिक सीटें जीत करके सरकार बनाएगी। लोगों से जैसे सिलाई
मशीन चला रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये लोगों से कनेक्टिविटी करने की कोशिश है ये बीजेपी। क्या है कि ये हम आज पहली बार नहीं आए हैं, हम लगातार पूरे 5 वर्ष अपने लोगों से संपर्क में रहते हैं और जिस प्रकार से लोगों का संपर्क है तो हमें चुनाव में बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता स्वयं मेरा चुनाव लड़ेगी। जनता चुनाव लड़ेगी। ये ब्रजेश पाठक जी है जिन्होंने कहा कि बीते 5 सालों से लगातार यहाँ पर आते रहे, अपने लोगों के बीच आते रहे, तो कोई इनका ये नहीं है कि सिलाई मशीन चला करके वो लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो लगातार अपने लोगों के बीच जाते रहे, लिहाजा अब लोग ही उनका चुनाव लड़ेंगे। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक। तो बीजेपी के नेता मंत्री सबको यही उम्मीद है कि अब लोग खुद उनका चुनाव लड़ेंगे और इसीलिए कहीं ना कहीं डोर टू डोर कैंपेन की ये शुरुआत हुई है। और इस बीच आपको हम ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आज एक बड़ी बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के वो पहुंच चुके हैं और यहां पर अब मंथन किया जा रहा है। तमाम प्रदेश से जो नाम सामने आए हैं, क्योंकि हर सीट एक सीट को लेकर और नाम को लेकर मंथन होना है, तो एक सीट पर 2-2, 3-3 नाम जो प्रदेश से आए हैं उसको लेकर स्क्रूटनी होगी और फिर नाम तय किए जाएंगे। सारे के सारे और इस बीच उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको हम बता दें कि बीएसपी की तरफ से आज ये बड़ा ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश चुनाव में बीएसपी का ये बड़ा ऐलान, जिसमें मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बात सामने आ रही है। बीएसपी की तरफ से बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर ये बात काफी अहम हो जाती है कि सतीश चंद्र मिश्रा भी चुनाव नहीं लड़ेंगे और मायावती भी चुनावी मैदान में नहीं होंगी। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव अब मुहाने पर है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने नेताओं को हर सीट पर कौन से नाम होंगे उसको लेकर के अब राय मशवरा हो रहा है। और इस बीच ये बड़ी खबर, संतोष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, बहुत बड़ी खबर है अपने आप में चुनाव के मद्देनजर। देखिए, बिल्कुल अपने आप में ये बड़ी खबर है कि मायावती और बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने जिस तरीके से ऐलान किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये अपने आप में बता रहा है कि आखिर बीएसपी में जिस तरीके से उनका कुंदा छोटा होता चला गया। आज एक दिन करके बीएसपी के पास 3 विधायक हैं। अब वो आगे कैसे लड़ेंगे, कौन से चेहरे के साथ लड़ेंगे, ये बड़ी बात होगी। हालांकि मायावती कभी भी विधानसभा चुनाव वो नहीं लड़ती रही, मेन कभी उन्होंने नहीं लड़ा, लेकिन और सतीश चंद्र मिश्रा सीधे से उनके स्टार प्रचारक हैं, महासचिव हैं, लेकिन चुनाव से दूर रहे वो। लेकिन अब देखना होगा कि बीएसपी आगे की क्या रणनीति बनाती है, क्योंकि आम विधानसभा चुनाव में बीएसपी की रीच को बरकरार रखना ये पार्टी नेताओं के सामने चुनौती होगी। और अगर मायावती चुनाव नहीं लड़ेंगी, सतीश चंद्र मिश्रा चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो तीसरा कौन ऐसा व्यक्ति है जो चुनाव में जाकर के बीएसपी के जो बिखराव हो रहा है उसको रोक सकेगा और बीएसपी के वोटरों को भरोसा दिला सकेगा कि बीच चुनाव में बीएसपी चुनाव में उनके साथ में है और मजबूती से चुनाव लड़ रही है। क्योंकि बिखराव जो वोट बैंक का हुआ है वो बड़ा बिल्कुल संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और यूपी में चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू हो चुकी है। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत भीड़ जमा करने पर भी रोक है, लेकिन बरेली में दोनों पाबंदियों का उल्लंघन हुआ। बीजेपी विधायक बोरनलाल और अन्य बीजेपी नेताओं के खिलाफ आचार संहिता लगने के बावजूद भीड़ जुटाकर कंबल बांटने की शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस ने शिकायत के बाद एफआईआर के आदेश भी दिए हैं। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। चुनाव आयोग तक ये पहुंचा। इस आयोजन के लिए प्रशासन की मंजूरी नहीं ली गई थी।